हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दें, उस दिन हम क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहे संस्कृति क्या है, इस पर क्लास दे रहा था और लगभग आधा अध्याय समाप्त भी हो चुका था और उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा भी दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तरफ से अगर देखा जाए तो। बच्चों ध्यान दें, संस्कृत क्या है, मैं उस दिन मैंने व्यापक चर्चा प्रस्तुत किया था। संस्कृत और सभ्यता के बीच उनके अंदर संबंधों की भी व्यापक चर्चा पेश किया था। आज उसी प्रकरण को मैं रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ। ध्यान देने की बात है। पेज नंबर वैसे मैं 95 का एक पैरा पढ़ा चुका था, लेकिन पेज नंबर 95 के शुरुआती दौर को मैं शुरू से व्यक्त कर रहा हूँ। संस्कृत की विरासत भी अपनी संतानों के लिए छोड़ जाते हैं, इसलिए संस्कृत वह चीज मानी जाती है जो हमारे जीवन को व्यापे हुए है, यानी जो हमारे जीवन में व्याप्त है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। यानी एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज, जो हमारी परंपराएं, जो हमारी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये तमाम चीजें कहीं न कहीं ट्रांसफर होती हैं। जैसे आपके दादाजी तिलक लगाते होंगे, चंदन लगाते होंगे, श्लोक पढ़ते होंगे, कुछ गुण तो आप में अपने आप आ जाते हैं। अगर आपके पिताजी माताजी भजन करती हैं तो कुछ तो श्लोक, कुछ तो भजन अपने आप याद आ जाते हैं बचपन में सुनते सुनते। तो वो जो गुण आया आप में ट्रांसफर होकर के वो आपकी संस्कृति बन जाती है। बच्चों, कितनी सुंदर बातें यहाँ पर हमारे निबंधकार महोदय रामधारी दिनकर जी अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म होता है। मतलब बच्चों, जैसा हम इस बात भी सही है बच्चों, इस पर मैंने व्यापक संदर्भ में पिछली कक्षा में अपने विचारों को भी पेश किया था। आपके संस्कार जैसे होंगे, गुण जैसे होंगे, अगला जन्म भी वैसा ही होगा। अगर इस जन्म में आपने अच्छी पढ़ाई की है, ध्यान दीजिए, आप इस जन्म में अच्छे पूंजीपति हैं तो जरूरी नहीं कि अगले जन्म में पूंजीपति होंगे, दरिद्र भी हो सकते हैं। लेकिन इस जन्म में अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है, ऊंची पढ़ाई आपने ज्ञानार्जन प्राप्त कर लिया है, तो निश्चित तौर पर आप अगले जन्म में भी प्रतिभावान ज्ञानी बनेंगे, यानी ज्ञान संपन्न होंगे। अब रही बात, आप अगर मेधावी होंगे, अगर न पढ़े तो दूसरी बात है, परिस्थितियां आपको न पढ़ने तो दूसरी बात है। क्योंकि जब आप कभी कभी कक्षाओं में जाते हैं, देखते हैं कोई गरीब बच्चा भी पढ़ने में बड़ा मेधावी होता है, पढ़ने में जीनियस होता है, तो आप समझते हैं भाई क्या बात है, क्यों ऐसे इतना तेज बच्चा है, उतने उसके पास साधन नहीं है, उतने पास उसकी व्यवस्थाएं नहीं है, इसके बावजूद भी वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होता है। आखिर क्यों? इसका मूल कारण है बच्चों कि पुनर्जन्म में वो अच्छी पढ़ाई किया था, ऊंचे स्तर की पढ़ाई किया था, और इस जन्म में उसका वह जो क्लासेस चल रहे हैं, क्लास 1 2 3 4 5, यह सब रिवीजन हो रहा है। किताब देखती उसको याद आता है कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, ऐसे करना चाहिए। इसलिए ऐसे बच्चे मेधावी होते हैं। संस्कार जैसा हुआ, गुण में वैसा ही होता है। इसलिए बच्चों, मैं काशी हिंदी संस्थान से मैं मिश्रा सर बार बार अपने बच्चों को आग्रह करता हूं कि आप लोग पढ़ने में मेधावी बनो, दिन रात परिश्रम करो, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो। इस जन्म में अगर आपने अच्छे संस्कार को ग्रहण किए, उच्च शिक्षा को ग्रहण किए,
अगले जन्म में भी निश्चित है आप प्रतिभा संपन्न और ज्ञान संपन्न। भले परिस्थितियां दूसरी हो, दूसरी बात है, लेकिन निश्चित आप मेधावी होंगे। ये बात जो हमारे विचार हैं उसको लेखक रामधारी सिंह दिनकर भी उसका समर्थन करते हुए दिखलाई पड़ रहे बच्चों। आगे जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं तब हम अचानक कह सकते हैं कि यह पुनर्जन्म का संस्कार है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण, और जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है, तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। ध्यान देने की बात है बच्चों कि हमारी संस्कृति एक जन्म के बाद दूसरे जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरे जन्म वह गुण के रूप में कहीं कि हमारे अंदर आत्मा के गुण के रूप में वो व्याप्त है। जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गुणवत्ताएं चलती रहती। इसलिए बच्चों संस्कृत आपके आत्मा संबंधित होता है, उसे बचाकर निश्चित रूप से रखो। आपका धरोहर है, आपका गुण है। पूंजी हमारी धरोहर नहीं हो सकती बच्चों, धन हमारा धरोहर नहीं हो सकता है, निश्चित रूप से मान लो, क्योंकि इस जन्म में वो धन है, अगले जन्म में भी नहीं हो सकता है, लेकिन आपके पास संस्कार है, जो गुण है, वो अगले जन्म में वो आपको ट्रांसफर हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जो आप धर्म किए हो, अच्छे कर्म किए हो, वो गुण के रूप में कहीं कहीं व्याप्त हो जाएगा, इसलिए उसको करो। आदिकाल से हमारे लिए जो काव्य और दर्शन रचते आए हैं, चित्र और मूर्ति बनाते आए हैं, वे हमारी संस्कृत ग्रसित है। क्या जो चीजें हमारे पूर्वज बनाते चले आए आदिकाल से, चाहे वो चित्र हो, चाहे वो मूर्तियां हो, कहीं न कहीं प्यारे बच्चों ये हमारी संस्कृत से सीधा संबंध है। संस्कृत बड़ी प्यारी चीज होनी चाहिए। संस्कृत क्या है? अरे जो संस्कार हमारे जाते हैं वही संस्कृत, जो सद्गुण सद्विचार जो हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं वही संस्कृत है। इसलिए संस्कारों को बचा कर रखो। प्राइमरी संस्कार क्या है? अपनी माँ की आज्ञाओं का पालन करना, पिता की आज्ञाओं का पालन करना, कैसे बैठे उठे सोए खाए, हर चीज एक कला के साथ करें, अच्छे गुणों के साथ करें, बात करें तो अच्छे गुणों के साथ करें, यही हमारी संस्कृति। आदिकाल से हम जिस जिस रूप में शासन चलाते आए हैं, पूजा करते आए हैं, मंदिरों मकान बनाते आए हैं, नाटक और अभिनय करते आए हैं, बर्तन और घर के दूसरे सामान बनाते आए हैं, कपड़े और जेवर बनाते आए हैं, शादी और श्राद्ध करते आए हैं, एवं और त्योहार मनाते आए हैं, अथवा परिवार, पड़ोसी और संसार के दोस्त या दुश्मन का जो भी सलूक करते आए हैं, ये सब का सब हमारी संस्कृति का यही हमारी संस्कृति का अंश होता है बच्चों। क्योंकि हमारे अंदर जो गुण आते हैं हमारे संस्कार से आते हैं, और संस्कार ही संस्कृति का रूप होता है। इसलिए जब बच्चा कोई कार्य करता है ना, सीधी सी बातें होती है बच्चों, द मैन इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ हिज फैमिली, ऑफ हिज सोसाइटी, ऑफ हिज नेशन। एक व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का परिचय पत्र होता है। आप जैसा करते हो उससे, उन गुणों से हमारे परिवार के गुण भी सामने आ जाते हैं। हमारे कार्य से हमारे परिवार समाज का गुण सामने आता है। इसलिए बच्चों ये मत समझो कि हमारा व्यक्तिगत कार्य है, हमारा व्यक्तिगत गुण है। बहुत से बच्चों को आज कहते सुनता हूं मैं, मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड किया मैंने कर दिया, मेरा मूड जो करता है मैं कर देता हूँ। अरे प्यारे बच्चों, मूड
ये बात ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं। सोच कर करो, विचार कर करो, और सोच कर बोलो और विचार करके बोलो प्यारे बच्चों। यह बात हमारे लेखक रामधारी दिनकर जी ने बताने का भरपूर प्रयास किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईएससी के दृष्टिकोण से। आगे प्यारे बच्चों ध्यान दो। संस्कृत का स्वभाव है कि आदान प्रदान से बढ़ती है। जब भी दो देश वाणिज्य, व्यापार अथवा शत्रुता या मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं, तब उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे दो व्यक्तियों की संगत का प्रभाव दोनों पर पड़ता है। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी प्रकार कोई जाति यह नहीं कह सकती कि उस पर किसी दूसरी जात का प्रभाव नहीं है। बच्चों, कोई देश हो, कोई धर्म हो, या कोई भी परिवार हो, कोई व्यक्ति ही क्यों न हो, उस पर दूसरों का प्रभाव पड़ता है। ये बात हम लोग मान करके चले। कोई देश यह नहीं कह सकता कि हमारे देश के ऊपर, हमारी देश संस्कृति के ऊपर किसी देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता। अगल बगल के देश की संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, सुनिश्चित है। जहां आप रहते हो, जहां रहोगे, उसकी संस्कृति से छूते नहीं रह सकते हो। तो मान लो, चाहे वो देश हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, उसका असर कहीं कहीं पड़ जाता है। आगे कितनी अच्छी बात यहाँ पर हमारे लेखक महामहिम रामधारी दिनकर जी अपने विचारों को पेश कर रहे हैं। बच्चों, एक एक लाइन, इस निबंध का एक एक शब्द धरोहर है, समझ लीजिए आप लोगों के लिए। बार बार पढ़ना प्यारे बच्चों, जिंदगी समझ जाएगी अगर लोग पढ़ लें और समझ लें तो। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। क्या लिखते हैं? जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उनकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है। मतलब बच्चों, अरे देना सीखो, लेना भी सीखो। यानी संस्कृति, ये सोचो कि हम रिजिड रहेंगे, किसी संस्कारों के लेंगे नहीं, अपने संस्कारों को मनवा देंगे, वह भी ठीक नहीं प्यारे बच्चों। आप देते हो, लेना भी सीखो, लेते हो, देना भी सीखो। दोनों बातें होनी चाहिए, चाहे उस तभी सामाजिकता और व्यवहारिकता का पालन होगा प्यारे बच्चों। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी, कितना सुंदर उदाहरण, कितना सुंदर एग्जाम्पल हमारे लेखक यहाँ पर रामधारी दिनकर जी समझा रहे हैं। क्या सुंदर बात। जिस जलाशय, जलाशय में तालाब के पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं, उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती। तो जैसे तालाब होता है ना प्यारे बच्चों, चारों तरफ नाले उसमें लगे हुए हैं, जल भर रहा है तालाब में, वह तालाब सूखता नहीं है, उसे पानी हर समय लबालब भरा होता है। तो चारों तरफ ली जाएगी। बात यहाँ पर लेखक ने समझाने का प्रयास किया। आगे कहते हैं, उसमें सुधा स्वच्छ जल लहराता रहता है और कमल के फूल खिलते रहते हैं। कूप मंडूकता और दुनिया से रूठ कर अलग बैठने का भाव संस्कृत को ले डूबता है। हे मानो, कूप मंडूक मत बनो, फ्लेक्सिबल बनो, शरीर मत बनो, बहुत घमंडी मत बनो, नहीं तो टूट जाओगे। क्या सुंदर बात कवि ने कहा। जो अकड़ता है
वह नष्ट हो जाता है। अकर्ता कौन है? मुर्दा करता है, सीधा सीधा है, झुकेगा नहीं। इसलिए हे मानव, अकड़ो मत, मुर्दे मत बनो। मनुष्य झुकता है, जगह जगह झुको, विनम्रशील बनो, यानी स्वाभिमान के साथ विनम्रशील बनो, झुको, आगे बढ़ो। जैसे जो पेड़ बहुत रिजिड होता है, आंधी आने में टूट जाता है, लेकिन जो वृक्ष फ्लेक्सिबल होता है, समय की जिधर हवा बहे उधर बह जाओ, तो निश्चित रूप से आप बचे रहोगे, बने रहोगे। आगे की बात उन्होंने कहा, अक्सर देखा जाता है कि जब हम एक भाषा में किसी अद्भुत कला को विकसित होते देखते हैं, तब तुरंत पास पड़ोस या संपर्क वाली दूसरी भाषा में हम उसके उत्तर को खोज करने लगते हैं। पहले एक भाषा में शैली और दूसरे में केट्स पैदा होते हैं, दूसरी भाषा में रविंद्रनाथ होते हैं। ध्यान देने की बात है, जब किसी एक भाषा में कोई कला, कोई संस्कृति, कोई साहित्य का विकास होता है, निश्चित रूप से उसका असर दूसरे देश की भाषा के साहित्य पर भी पड़ता है। जैसे आप रोमांटिक पोएटों में देखो, एक देश में जॉन कीट्स, मेरी शैली जैसे बड़े बड़े राइटर पैदा हुए, उसका भी प्रभाव दूसरी भाषाओं में पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा हुए, हिंदी जयशंकर प्रसाद पैदा हुए, महादेवी वर्मा पैदा हुई, सुमित्रानंद पंत पैदा हुए। तो कहने का मतलब है कि एक भाषा में जब कोई साहित्य या कला या संस्कृत का विकास होता है, तो उसका असर कहीं कहीं दूसरी भाषाओं पर भी पड़ता है। बात समझाइए बच्चों, आगे ध्यान दो, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, पहले एक देश में बुद्ध होते हैं, तब दूसरे देश में ईसा मसीह का जन्म होता है। क्या सुंदर बात है, लेखक ने यहां समझाया कि भगवान बुद्ध यहाँ हमारे देश में पैदा हुए बहुत पहले, इसके बाद ईसा मसीह पैदा हुए दूसरे देशों में। धर्म का प्रचार हमारे भगवान बुद्ध ने किया, महावीर स्वामी ने किया। उसी प्रकार धर्म का प्रचार ईसा मसीह ने किया, जिसको जेसस कहते हैं, लॉर्ड जेसस। बाद में उसके कई शताब्दी बाद मोहम्मद साहब पैदा हुए। तो कहने का मतलब, समय समय पर महान विभूतियां पैदा होती रही हैं, समाज को बदलने का एक नया स्वरूप देते रहे हैं। ये बात हमारे लेखक रामचंद्र जी के बताने का प्रयास करते हैं। अब एक नई बात यहाँ पर लेखक व्यक्त कर रहे हैं। जब कोई देश, किसी देश में दूसरे देश के निवासी आते हैं, रहते हैं, संस्कृति में मिक्सड परिवर्तन होता है। क्या लिखते हैं आगे, अगर मुसलमान इस देश में नहीं आए होते तो उर्दू भाषा का जन्म नहीं, और न मुगल कलम की चित्रकारी की ही यहाँ पैदा हुई होती। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। मुसलमानों के आने से उर्दू भाषा का विकास हुआ भारत में, क्योंकि अरबी लिपि और भारतीय भाषा के स्टाइल से मिला करके उर्दू भाषा का विकास हुआ। और मुगल कलम की चित्रकारी भी पैदा हुई, तमाम चित्रकारी, नक्काशियां, यानी एक मिक्सड शैली, जिसको आप लोग तमाम पढ़े, गांधार आर्ट और तमाम चीजें आप लोग टेस्ट में पढ़े होंगे, वो चीजें मिलती है बच्चों। अगर यूरोप से भारत संपर्क नहीं हुआ होता तो भारत की विचारधारा पर विज्ञान का प्रभाव देर से पड़ता। बात भी सही है। अंग्रेज भारत में आए, जो जो डेवलपमेंट फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में वैज्ञानिक जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ,
उसका असर, उस विज्ञान का, उसके चमत्कारों का प्रभाव कहीं न कहीं मेरे प्यारे बच्चों भारत पर भी पड़ा। तमाम वैज्ञानिक भारत से जुड़े, विकास हुआ। और राजा राम मोहन राय, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और गांधी में से कोई भी सुधारक उस समय जन्म नहीं लेते। यानी जब समय की परिस्थितियां जैसी होती हैं, समय की परिस्थितियों के अनुसार ही महात्माओं, संतों और महान विभूतियों का जन्म। क्योंकि वैसे ही अंग्रेज नहीं आते, विषम परिस्थिति पैदा नहीं होती। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ऐसे से महान सुधारक हमारे देश में पैदा कैसे होते बच्चों? इस बात को भी लेकर दिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कभी समझाई बच्चों। आगे, जब भी दो जातियां मिलती हैं, उसके संपर्क या संघर्ष से जिंदगी की एक नई धारा फूट निकलती है, जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। कितनी सुंदर बातें यहाँ पर कही गई। जब एक भाषा भाषी दूसरे देशों में जाते हैं, दोनों पर, जो जाते हैं उन पर और जो वहां रहते हैं उन पर, दोनों देशों पर कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत में मुसलमान आए थोड़ा बहुत, तो भारत में तो मुसलमान कम ही आए, लेकिन ज्यादातर सब बनाए गए, बन गए, तो कहीं न कहीं दोनों गुण व्याप्त हैं। भाई बहुत से आपको कल्चर में देखोगे कि यहाँ का भी कल्चर है और विदेशों का भी कल्चर में व्याप्त है। तो ये दोनों चीजें संस्कृतियों के साथ जुड़ जाते हैं, मिश्रित कल्चर हो जाता है। प्योरिटी पूर्ण रूप से नहीं रहती है, तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चेंजिंग, परिवर्तनशीलता ही समाज का वास्तविक स्वरूप है। आगे, आदान प्रदान की प्रक्रिया संस्कृत की जान है और इसी के सहारे वह अपने को जिंदा रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, मार्क कर लेना। यानी हम कुछ दें और कुछ लें, आदान प्रदान की संस्कृति होनी चाहिए बच्चों। यही जीवन का आधार होना चाहिए, यही जीवन का स्वरूप होना चाहिए बच्चों। ये बात समझ लें, हम लोग अच्छे तरीके से जान लें। इस बात को लेखक ने समझाने का प्रयास भी किया सुंदर तरीके से। अगले पैराग्राफ में मैं पहुंच रहा हूं बच्चों, पेज नंबर 96 का अंतिम पैरा, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पैरा। केवल चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक पर ही नहीं, सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। कितनी अच्छी बात हमारे लेखक रामधारी दिनकर जी ने समझाने का प्रयास किया कि जब दो संस्कृतियां मिलती हैं, दो जाति के लोग मिलते हैं, दो देश के लोग मिलते हैं, जैसे भारत में एक मिश्रित कल्चर है, जैसे कमल का फूल होता है ना, भारतीय संस्कृति कितनी सुंदर इस समय बन चुकी है। जैसे कमल का फूल का तमाम पंखुड़ी अलग अलग हैं, लेकिन सब मिल करके एक कमल के फूल का सुंदर स्वरूप निर्माण करते हैं, सारी पंखुड़ियां और सारे दल मिलकर। उसी प्रकार से भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई और वगैरह कई धर्मावलंबी एक अलग अलग पंखुड़ी हैं, और एक पंखुड़ी जब आपस मिल जाते हैं, फिर पूछो मत प्यारे बच्चों, वह सुंदर तस्वीर अलग अलग पंथों की, अलग अलग संप्रदायों की, अलग अलग धर्मों की जो जुड़ करके मिलते हैं, वही भारतीय संस्कृति कमल के रूप में, गुलाब के फूल के रूप में तो विराजमान हो जाती है। एक अद्भुत दिव्य संस्कृति, गजब की आभा
पूरी सुगंध को छोड़ती है। ये दुनिया किसी देशों में नहीं है। भारत में हर धर्मों की वैचारिक सामंजस्यता है। ये भारत की विशेषता है, बाकी जगहों पर नहीं मिलेगा बच्चों। कहीं कहीं धर्म है, कहीं दो धर्म है, कहीं इधर उधर है। ध्यान दो। इसलिए भारत में तमाम जितने आप देखो फेस्टिवल, एक आनंद, एक खुशियां, फेस्टिवल रंग लाते हैं। हमारे भारत के लोग हर समय कुछ न कुछ फेस्टिवल मनाते रहते हैं। अलग अलग खुशियां हर समय आती रहती हैं, जो पूरे समाज को परिवर्तित करती रहती है। इसलिए बच्चों, एक बात जान लो, हम भारतीय निराशावादी नहीं होते हैं। हर समय खुशी और आनंद में मस्त रहते हैं। आगे केवल चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक पर ही नहीं, सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। जब कई संस्कृतियां मिलती हैं, उनका दर्शन, उनकी फिलॉसफी, उनके थॉट्स सब पर कहीं न कहीं प्रभाव डालता है, पड़ता है। ध्यान दो, एक देश में जो दार्शनिक और महात्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी आवाज दूसरे देशों में भी मिलते जुलते दार्शनिकों और महात्माओं को जन्म देते हैं। बहुत सही बात लिखने का। जब एक सामाजिक परिवर्तन, जैसे हम भारत में देखें, भारत इससे बड़ा एग्जाम्पल कहीं मिलेगा नहीं बच्चों। भारत में अंग्रेजों के विरोध में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन छिड़ा, केवल एक भाषा में नहीं, केवल एक संस्कृति में नहीं, एक धर्म में नहीं, हर धर्मों में, हर संस्कृतियों में, हर प्रांतों में, हर भाषाओं में अपने प्राण, अपनी आहुति, प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे जननायक, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए। पश्चिम बंगाल में आप देखते हो, उस समय तमाम महारथी लोग पैदा हुए आजादी के समय में, बड़े सरकत और खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कई हस्तियां पैदा हुई। तो उत्तर प्रदेश में भी चंद्रशेखर आजाद और कई, बिहार में पैदा हुए तमाम कवि, लेखक, कई सभी जगहों पर। कवियों देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पैदा हुए, बंकिम चट्टोपाध्याय पैदा हुए, इतने महान राइटर। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, एक से राइटर, प्रताप नारायण मिश्र। यानी साउथ इंडिया में जाओ, दक्षिण भारत में, वहां पर भी एक से राइटर पैदा हुए। मराठी, तेलुगु, हर भाषाओं में अंग्रेजों के विरोध में बड़े बड़े लेखक पैदा हुए बच्चों। किस तरह से इतनी सुंदर बातें यहाँ पर हैं। किस तरीके से सभी लोग एकत्रित हुए, एक थॉट्स, एक विचारधारा, यानी एक अलग प्रकार से सारे संस्कृतियों में एक प्रकार का विचार, थॉट चला उस समय में, उस जमाने में। उनकी आवाज दूसरे देशों में भी मिलती जुलती दार्शनिकों और महात्माओं को जन्म देती है। एक देश में जो धर्म खड़ा होता है, वह दूसरे देशों में धर्मों को भी बहुत प्रभावित करता है, बदल देता है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के लिए, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, सभी कहीं न कहीं दूसरे देशों में कुछ न कुछ आंशिक रूप से है। एक देश से लेकर दूसरे देशों में व्याप्त हो गए। तो इन तमाम चीजों के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बच्चों।
यही नहीं, बल्कि प्राचीन जगत में तो बहुत तो ऐसे देवी देवता भी मिलते हैं जो कई जातियों के संस्कारों से निकलकर एक जगह जमा हुए हैं। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है। बच्चों, हमारे देश में ही बहुत संस्कार ऐसे हैं, बहुत से धार्मिक रीति रिवाज ऐसे हैं जो काफी मिलते जुलते हैं दूसरे धर्मों से भी। तो ये चीजें कहीं न कहीं संस्कृतियों के मिलन से ये सारी चीजें पैदा होती है बच्चों। और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। अतएव सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझी जानी चाहिए, जिससे विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब करके उन्हें बचा करके बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है। लेकिन इसकी बात यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया बच्चों कि यह समाज में सब चलता रहता है कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को अपने आप में समाहित करती है, अपने आप में समेट लेती है। और होना भी चाहिए बच्चों, होना भी चाहिए। इस तरह का गुण और भाव मिलते जुलते रहना चाहिए बच्चों। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है क्योंकि तो यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियां बची हुई है। यानी लेखक ने कितनी सुंदर बातें अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए भारतवासियों के लिए बचत बताई कि भारतीय संस्कृति क्यों महान है, क्योंकि कई संस्कृतियों के गुण भारतीय संस्कृति में विराजमान है। कई संप्रदायों, कई धर्मों, कई भाषाओं, कई प्रांतों, उनके गुण, उनकी शैली अलग अलग है और सब मिले हुए हैं। इसलिए बच्चों, भारतीय संस्कृति महान है। और अब आपने व्यापक स्तर पर समझ गए होंगे संस्कृति क्या है। यानी संस्कृति क्या है, अब तो आपको व्यापक स्तर पर खुद समझ में आ गया है। पहले तो संस्कृत और संस्कृत क्या है इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, सभ्यता क्या है इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, इस बार संस्कृत और सभ्यता में अंतर संबंध क्या है उसका उल्लेख हुआ, फिर भारतीय संस्कृति विशेषता क्या है उसका उल्लेख हुआ। इस तरह कई पॉइंट में लेखक ने अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया। इस तरीके से बच्चों यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और आज मैंने यही आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है गद्य संकलन का प्यारे बच्चों वह समाप्त। इन 2 किताबों को मैंने समाप्त कर दिया हूं। तीसरी किताब साराकाश व्याख्या अगले कक्षा में मैं शुरू करूंगा, क्योंकि वैसे भी 2 किताब समाप्त हो गए, 2 किताब और उसको जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे साराकाश और वो, क्योंकि नॉवेल है। एक दिन 3 दिन 4 चैप्टर में कंप्लीट करूंगा उसमें। मुश्किल 4-5 कक्षाओं में साराकाश को मैं समेटने का प्रयास करूंगा। उसके बाद उसके क्वेश्चन और आंसर। एक बात याद रखिए, चैप्टर 1 to 10 में जो क्वेश्चन है मैं उसमें लॉन्ग नहीं दूंगा, क्योंकि आईएससी के पैटर्न के अनुसार मैंने प्रश्नों का समावेश करूंगा। पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, काउंसिल जिस रूप में दिया है उसको उस रूप में मैं आप लोगों को एमसीक्यू दूंगा। वैसे भी जो बच्चे
आप लोग देखते रहिएगा, प्रहार बैच को भी देखते रहिएगा प्यारे बच्चों। प्रहार बैच पर यानी काशी हिंदी संस्थान में और भी जो फैकल्टीज हैं वो अपना अपना उसमें मैं गाइडेंस दिया हूँ, मार्गदर्शन किया हूँ। वे लोग अपना अपना यानी उसको आपको मिलता रहेगा। प्रहार बैच में पुत्र प्रेम समाप्त हो चुका है। अब दूसरा चैप्टर पर एमसीक्यू आप लोगों को जल्दी जल्दी मिल जाएगा। फिर तीसरा चौथा फिर बाकी किताबों का भी एमसीक्यू मिल जाएगा, उसको देखते रहिएगा। और बड़े पैमाने पर यह भी प्रयास कीजिएगा कि और भी जो बच्चे हैं उनको भी संस्थान से जोड़ने का प्रयास कीजिए आप लोग, ताकि वो बच्चे भी लाभ भी उठा सकें। जब भी आप लोग दायित्व का निर्वहन करेंगे तो जिस संस्थान से आप जुड़ते हो उस संस्थान की लोकप्रियता ये आपकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। आप किस तरह से जुड़ते हो उस संस्थान को अगर लोकप्रिय बनता है, सबसे पहली भूमिका आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने आगे बढ़ाया, आप लोगों ने देखा। इसलिए अपने इष्ट मित्रों को और बाकी लोगों को भी आप लोग इस संस्थान के बारे में बताएं, और ताकि वे लोग भी आपके जो जूनियर हैं या जो आपके क्लासमेट्स हैं वे लोग भी काशी हिंदी संस्थान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मैं तो चाणक्य बैच जो मैंने प्रारंभ किया वो इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया हूँ, जो यहाँ पर तो डायरेक्ट में क्लास लूंगा, मेरे ज्ञान का सीधा आप लोगों से सीधा लाइव दर्शन होगा। आप लोगों को भी मैं आपकी समस्याओं को डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगा। आप लोग लाइव मेरे उसके लेक्चर को सुन सकते हो, देख सकते हो, ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी। तो मैं निबंध से लेकर के और तमाम चीजों पर व्यापक चर्चा आप लोगों को करूंगा, लेकिन आप लोग परिश्रम करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग फुल मार्क्स पाए, सेकेंड सेमेस्टर में भी पूरा का पूरा मार्क्स पाने का प्रयास करें, और घर पर आप लोग चैप्टर में पढ़ा लेता हूँ उस चैप्टर को बार बार पढ़ें। जो कठिन शब्द मिलते हो, आज मैं केवल इसी पर चर्चा जाएगा नहीं कैसे हम अच्छे मार्क्स पाए, तो दो किताबें मैंने खत्म कर दिया हूँ। पहली बात याद रखें, जो चैप्टर आप पढ़ते हो उन चैप्टरों में जो कठिन वर्ड्स होते हैं उसको बार बार लिखें और उसका उच्चारण बार बार करें। इसके बाद जो नोट्स में भेजूंगा उसको 2-3 बार लिखें, उसको याद करें, बार बार लिखने का प्रयास करें। चैप्टर जैसे मैं समझाया हूं उसको बार बार समझने का, उसी रूप में उसी क्रम में समझने का प्रयास करो, क्योंकि आपके पास एक्सप्लेनेशन मेरा लेक्चर आप लोगों के पास में परमानेंटली मिल रहा है। आप लोगों को उसको बार बार सुने। लाइव क्लास तो कर ही रहे हैं कि बार बार उन चैप्टरों को रिवाइज करते रहे, तो शायद आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा आज तो चैप्टर समाप्त हो चुका है, ज्यादा इस किताब के संदर्भ में मैं जो प्रश्न देना होगा इस पर मैं बात करूंगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।